जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 25 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, आरओ एआरओ या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार को कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही ढंग से मिलान किया गया। अब आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 मेरठ से, है ना। 10 मई 1857 मेरठ को, मेरठ ये आप जगह याद रखना है और डेट ये याद रखना है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत यहीं से एकदम अचानक से हो जाती है। इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी नींव कहीं ना कहीं बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते। देखिए, 1600 में क्या होता है, ब्रिटेन से एक कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। अब ये 1600 से लेकर के 1757 तक, है ना, ये कंप्लीट व्यापार करती। अब व्यापार के बाद पहले ये मतलब छोटे मोटे युद्ध लड़ती रहती। अब 1757 में क्या होता है, अब आप सबको पता होगा 1757, है ना, यहाँ पर युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। अब जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद इनको 2-3 गांव, छोटे मोटे गांव क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिनकी दीवानी इनको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, 1757 के बाद 1764, ये भी आपको डेट याद रखना चाहिए। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और जब बक्सर का युद्ध होता है तो उनको पूरे बंगाल, बंगाल कहने का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, इन सब की दीवानी प्राप्त हो जाती। तो जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती, फिर वहां से जो राजस्व इन्हें प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है, ये देख करके अंग्रेजों के मन में लालच आ जाता है कि अगर हम सिर्फ एक राज्य से इतना राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, इतना मुनाफा हमें हो रहा है, तो सोचिए अगर पूरे भारत पर हमारा कब्जा होगा तो कितना ज्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये मैसूर से युद्ध लड़ते हैं, मराठाओं से युद्ध लड़ते हैं, पंजाबियों से युद्ध लड़ते हैं, जिसे सिख युद्ध कहा जाता है ना। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, है ना, पूरे भारत को अब कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें युद्ध के बाद क्या होता है, जब कुछ समय और बीतता है ना, तो आपने वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में भी जरूर सुना होगा। फिर बाद में क्या होता है कि वेलेस्ली नाम का एक अंग्रेज आता है जो ये नियम लगाता है कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, है ना, हमारे साथ क्या कीजिए, आप सीधा सीधा संधि कीजिए, जिसको सहायक संधि नाम दिया गया। और सहायक संधि के तहत कई राज्यों को शामिल किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो उस समय हैदराबाद था। हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब इसके बाद क्या होता है, सहायक संधि से कुछ राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद डलहौजी आता है, तो डलहौजी राज्य हड़प नीति या फिर व्यापक सिद्धांत लेकर के आता है। इसको गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है। तो डलहौजी ने क्या किया कि सीधा सीधा ये कर दिया कि जिन राजाओं का कोई वारिस नहीं है, अब वो किसी को गोद लेकर के वारिस नहीं बना सकते, तो उसको राज्य हड़प नीति कहा गया। अब राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया, है ना। तो इन सब का डिस्कशन हम लोग आगे किसी क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। यहाँ पर के लिए, यहाँ के लिए आप इतना जानते रहिएगा। अब क्या होता है कि जब राज्य हड़प नीति के तहत ना 1856 में क्या होता है, अवध का विलय किया जाता है अंग्रेजी शासन में, और अवध को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया जाता है। अब देखिए, 1856 में जो अवध को किया जाता है, अवध एक को मतलब अवध को हड़पना ये लीगल नहीं था, है ना। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं और वाजिद अली शाह को वहां से हटा करके क्या करते हैं कि उसे कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने सुना ही होगा मंगल पांडे, बैरकपुर की घटना। वहां से जो ये कारतूस का वाला मतलब ये विवाद था कि इसमें चर्बी लगी है गाय और सुअर की, तो इससे मतलब सैनिक भड़क जाते हैं और मंगल पांडे एक अंग्रेज को मार देते हैं। फिर उन्हें फांसी हो जाती है और क्रांति एकदम पूरी तरीके से भड़क जाती है। अब जब क्रांति भड़कती है तो अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग जगह पे ये भड़कती है। तो अलग अलग जगहों पर इसका नेतृत्व कौन कौन करता है, इसका यहाँ पे संबंध दिया है। तो देखिए, यहाँ पर इसमें दिया जो लखनऊ है, लखनऊ का नेतृत्व करते हैं बेगम हजरत महल। तो ये बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व करती हैं। ये
वाजिद अली की द्वितीय पत्नी होती है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। देखिए, कानपुर का जो नेतृत्व करते हैं ये नाना साहब करते हैं। नाना साहब का ओरिजिनल नाम था धोंदू पंत, ये भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। नाना साहब का साथ दिया था तात्या टोपे ने। इसके बाद फैजाबाद का जो नेतृत्व करते हैं ये मौलवी अहमदुल्ला शाह करते हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली का नेतृत्व जो है जनरल बख्त खां करते हैं। देखिए, जो दिल्ली में नाम मात्र का मतलब वो बनाया जाता है कि नाम मात्र के हेड हैं, ये बनाया जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफर को या फिर बहादुर शाह द्वितीय को। लेकिन उसका जो नेतृत्व करते हैं जनरल बख्त खां करते हैं, बिल्कुल सही है ना। बरेली में खान बहादुर करते हैं, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त देखिए बागपत में शाहमल करते हैं, आपको याद रखना चाहिए, है ना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बोला नहीं जा सकता है ना। तो ये 1857 की क्रांति पर हम लोगों ने कुछ चर्चा किया। 1857 की क्रांति को जब हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे तो और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो इसका सही उत्तर देखिए, यहाँ पे सब सही सही मिला हुआ है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27। देखिए 27 में क्या दिया गया, 27 में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन है जिस पर आपको विचार करने हैं, और इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया कि रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 के संबंध में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे होता है क्या, 1857 की जब क्रांति होती है, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1857 की जब क्रांति होती है, फिर अंग्रेज उस क्रांति का दमन कर देते हैं। दमन करने के बाद क्या होता है कि 1 नवंबर 1858, है ना, 1 नवंबर 1858 को क्या होता है कि इलाहाबाद में ये एक मतलब इलाहाबाद का जो रायल दरबार होता है वहां, मतलब वहां पर एक रायल दरबार लगता है। अब उस दरबार में क्या होता है कि रानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा दिया था, है ना। उस उद्घोषणा को पढ़ने वाला कौन था ये भी आपको याद रखना चाहिए, उसको पढ़ा था कैनिंग ने, है ना। तो ये भी चीज याद रखनी चाहिए कि विक्टोरिया का जो उद्घोषणा है उसको कैनिंग ने पढ़ा था। अब उसमें क्या क्या था, अब यहाँ पे पॉइंट में देखते देखे, यहाँ पर दिया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई। तो उस उद्घोषणा में एकदम स्पष्ट लिखा था कि माफ तो किया जाएगा लेकिन सबको नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का प्रयास किया या फिर उनकी हत्या की है उनको माफ नहीं किया जाएगा। तो ये तथ्य गलत है ना। इसके बाद देखिए राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया, तो उसमें राज्य सचिव का एक पद बनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो राज्य हड़प नीति था उसको भी यहाँ पर मतलब छोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए कि जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको क्या किया गया था कि उसको बदल दिया गया था वायसराय के पद में। तो अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन बने कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो कैनिंग है, और प्रथम वायसराय कौन है, तो ये भी कैनिंग है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 28। 28 में दिया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र की अगर बात किया जाएगा तो आजमगढ़ उद्घोषणा है, इसको भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के नाम में से जाना जाता है। ये जब प्रकाशित किया गया था तो ये प्रकाशित किया गया था 29 सितंबर, ये डेट आपको याद रखना चाहिए, 29 सितंबर 1857 को ये प्रकाशित किया गया था। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, है ना। अब इसका प्रकाशन किसने किया था, तो ये मुगल सम्राट के पोते फिरोज शाह ने इसका प्रकाशन किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। 29 की बात करेंगे तो इसमें दिया है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया कि गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि इसे बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो देखिए जो तत्वबोधिनी सभा है इसने क्या किया था कि बंगाली भाषा में था, ये बिल्कुल सही है ना। भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने बुद्ध जीवों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, इसकी स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और समय था 1839। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इस सभा की स्थापना किया था। तो पहला और दूसरा ये तो सही है, लेकिन तीसरा तथ्य जो दिया कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये गलत दिया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30। देखिए प्रश्न संख्या 30 में क्या दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सबको एक क्रम में लगाना है। अब यहाँ पर देखिए क्रम में लगाना है, तो इसमें क्या क्या दिया, देखिए आत्मीय सभा का गठन। अब आत्मीय सभा के गठन की अगर बात किया जाएगा तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1814 में। 1814 में इसका जो गठन किया था ये राम मोहन राय ने किया था, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रार्थना समाज का गठन, अगर प्रार्थना समाज के गठन की बात करेंगे
तो प्रार्थना समाज का गठन 1867 में किया गया था और 1867 में इसको किया था केशव चंद्र सेन ने। तो ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। तत्वबोधिनी सभा, देखिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका गठन किया था 1839 में। अब बात करेंगे सत्य शोधक समाज। अगर सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा राव फूले ने इसका गठन किया था 1873 में। तो देखिए यहाँ पे सबका समय आपको पता चल गया, आप आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन आएगा तो सबसे पहले विकल्प की शुरुआत होगी 1 से। जैसे ही विकल्प की शुरुआत 1 से होगी तो विकल्प बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 के बाद कौन सा में आएगा, 39 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3, 1 3। अब यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 39 के बाद फिर अगला समय कौन सा आएगा, 67 आएगा। 67 आने का मतलब यहाँ पर 2 आएगा और फिर इसके बाद 4 आएगा। तो 13 24 इस प्रश्न का सही कोड बनेगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। देखिए 31 में यहाँ पर क्या दिया है, आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण था। देखिए आर्य समाज की अगर बात करेंगे तो आर्य समाज स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना किया था 1875 में, है ना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था 1875 में। इसको आपको याद रखना चाहिए। अब आर्य समाज ठीक ठीक चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती, मतलब दयानंद की मृत्यु हो गई लगभग 1883 में। अब उनके मृत्यु के बाद ना ये जो पंजाब में आर्य समाज चला तो यहाँ पे 2 वर्ग में बट गया। एक वर्ग था जो मांस खाने पर, मतलब मांस खाने वाला वर्ग था, और दूसरा ऐसा वर्ग था जो मांस नहीं खाता था। जो मांस खाने वाला वर्ग था उसको कल्चरल पार्टी कहा गया और जो मांस नहीं खाते थे उसको महात्मा समूह कहा गया। और यहाँ से आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये बटने का मूल कारण क्या था, मांस खाने के सवाल पर। ये मांस खाने के लिए बटा। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, कब किया था, और इसके बाद इसमें ये मांस खाने के सवाल पर 2 भागों में विभाजित हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 32। अब 32 में क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया गया कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक सुधार था उसमें क्या दिया, सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से जुड़े थे। ठीक, मतलब यहाँ पे ये दिया गया। फिर आगे है छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सही है। सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से भी जुड़ा था, ये तथ्य बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो इसका कारण दिया, ये कारण भी सही है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ए सही है और आर ए के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 33। देखिए 33 में क्या दिया, सती प्रथा उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जो सती प्रथा उन्मूलन के बारे में दिया गया तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे सही पूछा है ना, सही बताना है। देखिए सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया था। तो ये बात सही है कि राजा राम मोहन राय ने इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है ना। आगे है 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे इसमें क्या दिया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अवधि के दौरान सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी तथ्य सही। तो सती प्रथा से जुड़े मतलब जो भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए ये सब के सब सही है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 34 है ना। 34 में क्या है, भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विधवा पुनर्विवाह की अगर बात करेंगे तो इसमें पहला दिया है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था। ये तो गलत तथ्य है, मतलब ब्रह्म समाज उस समय जुड़ा हुआ था। तो ये पहला यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। ये ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर बात करेंगे तो ये कलकत्ता में मतलब प्रिंसिपल के पद पर काम किया करते थे। इन्होंने लगभग ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल सही है ना। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में मतलब बनाया गया और जिसमें क्या कहा गया है कि जो विधवा पुनर्विवाह है ये वैध है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प इसमें दूसरा और तीसरा जो है सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। देखिए 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, ये चलिए यहाँ पर भारत में बाल विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत में जो बाल विवाह का संबंध है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, आयु की सहमति अधिनियम 1891 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की मनाई है। तो देखिए आयु सहमति का जो अधिनियम है सही है, 12 वर्ष से कम लड़कियों की शादी की वहां पर मनाई है। तिलक सहमति अभियान 1891 के खिलाफ, मतलब जो तिलक है ये सहमति अभियान 1891 के खिलाफ मुखर प्रस्तावक थी, ये भी बिल्कुल सही है। शारदा अधिनियम 1930 में क्रमशः लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये गलत तथ्य दिया। जो शारदा अधिनियम था इसमें जो लड़कों की बात करेंगे बॉयज की उम्र 18 वर्ष किया गया था और जो गर्ल्स थी मतलब लड़कियां थी इनकी उम्र 14 वर्ष किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो शारदा अधिनियम है ना, यहाँ पे नहीं शायद
रुकेगा 1 मिनट, हाँ मतलब 14 किया गया था, 14 ही किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों सही है, लेकिन तीसरा गलत है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास ये रही, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 35 तक का डिस्कशन किया। इसके आगे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप व्हाट्सअप, ये देखिए ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी इन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, तो आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार इन कोड्स को जरूर स्कैन कीजिएगा और अपनी जानकारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।